ओके, तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस को लेके मैनेजमेंट ऑडिट। देखिए, सबसे पहले हमें एक वर्ड दिया गया है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब होता है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव का? ये देखिए, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के वो ऑब्जेक्टिव जिनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमें किस तरीके से काम करना है, मतलब कि हमारा जो मूवमेंट है वो किस तरफ होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से हमको काम करना है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, किसी कंपनी को नंबर 1 बनना है, किसी को सोसाइटी के लिए काम करना है, किसी को कुछ नया इनोवेशन करना है, तो अलग अलग एम हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर स्पेसिफिक, रियलिस्टिक और मेजरेबल एम्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, और ये सबके अलग अलग होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न में रखती है कि हमारा एम एंड विजन, आपने कई बार प्रोस्पेक्टस देखे होंगे तो वहाँ पे एम एंड विजन लिखा हुआ रहता है कि हमारा गोल ये है, हमारा विजन ये है, हमारा मिशन ये है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन लिख के रखती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ओरली रखती है कि हमें ये काम करना है। ठीक है, तो चाहे कैसा भी हो, पर वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है और उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन मूव करती है, जिससे नाम क्या दिया गया है? कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। ओके, ठीक। यहाँ पे बुक के अंदर बहुत सारी कंपनियों के ऑब्जेक्टिव लिखे हुए थे, पर मैंने छांट के कुछ कंपनियों के ऑब्जेक्टिव आपके लिए मैं यहाँ लेके आया हूँ। सबसे पहले हम बात करें नाइकी। सबने नाम सुना होगा, कोई ऐसा है जिसने नाम नहीं सुना? इस कंपनी का नाम किसी ने ना सुना हो, ऐसा भी कोई है यहाँ पे? है क्या भाई? यस, शूज की कंपनी है नाइकी, बिल्कुल। शूज भी है आजकल तो, टी शर्ट्स, जो ये जॉगिंग शूट्स वगैरह भी बनाते हैं। ओके, मतलब स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो क्या लिखा है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव पहला है, देखो, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नाइकीज पोजीशन टू द नंबर 1 एथलीट ब्रांड। नंबर 1 एथलीट, जो शूज वगैरह जो भी चीजें आती हैं वो सब चीजें नंबर 1 पोजीशन पे खुद की कंपनी को बनाने का है इन अमेरिका। अमेरिका की नंबर 1 कंपनी ये बने, ये इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिटनेस मार्केट के अंदर भी ये चाहती हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो। ठीक है, मतलब जो जितने भी प्रोडक्ट फिटनेस मार्केट में चलते हैं वो सारे ये लॉन्च करें और वो सारे सक्सेस हो, ये इसका मोटिव है। ठीक है, वुमेन्स प्रोडक्ट को लेके भी इनका ऑब्जेक्टिव है कि वुमेन्स को जो जो प्रोडक्ट चाहिए वो भी हम सब प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, उसके लिए भी कंपनी एफर्ट्स करती है। ठीक है, एंड एक्सप्लोर द मार्केट, explore the market for the product specifically designed for requirement of maturing Americans। Americans जो है उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो यूथ है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करें, उनके लिए जो भी प्रोडक्ट है वो सारे बनाएं। ठीक है, तो ये इनकी क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल हमें दिया है। ठीक है, बहुत सारे थे, मैंने कुछ कम कर दिए हैं इनको। सिमिलरली नेक्स्ट बोला गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है कहाँ की? ये भी यूएसए की है। अब इनका क्या है मोटिव, ये क्यों काम कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, वो भी देखो। बिकम द मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंटरप्राइजेज इन द वर्ल्ड, बीइंग नंबर 1 or 2 in the market share of every business company is in। मतलब जिस जिस फील्ड में ये काम कर रही है उस फील्ड में या तो ये नंबर 1 हो या ये नंबर 2 हो, ये अचीव करना इसका ऑब्जेक्टिव है।
ठीक है, अगर तुम लोग सीएमए कर रहे हो, तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है? तुम लोग सीएमए कर रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, तुम्हारा लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव है? मैं सीएमए का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा हूँ, वरना तो तुम बोलोगे पास होना ऑब्जेक्टिव है हमारा। तुम्हारा लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव है? बी हैप्पी। ओके। टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। तो सक्सेस किसको बोलते हैं? क्या है सक्सेस? नंबर वन सीएमए इन द वर्ल्ड। ओके। आत्मनिर्भर बनना। देखिए, मैं आपको एक चीज कहूँ, स्टडी से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा लाइफ से रिलेटेड है। आपको जो चीज चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं कि हैप्पी रहना, ठीक है, सक्सेसफुल बनना, इंडिपेंडेंट बनना, ठीक है, सीएमए इज जस्ट ए पार्ट। तो सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना होगा। अब आप कहते हैं हैप्पी रहना, व्हाट इज हैप्पीनेस? वो भी तो देखो, आप डिफाइन करो ना उसको। आप कहते हैं ठीक है, जब आज खुश हैं, पास हो गए तो खुश हैं, फेल हो गए तो उदास हैं, ठीक है। तो पहले आप ये देखो हैप्पीनेस क्या है, किस चीज में आपको खुशी मिलती है। जरूरी नहीं है कि आपको पास होने पे ही खुशी मिले, आपको पढ़ने से ही खुशी मिले, ठीक है। खुशी मिलने के कई तरीके हो सकते हैं। सक्सेसफुल भी जरूरी नहीं है आप सीएमए बन के सक्सेसफुल हो या ना बन के सक्सेसफुल हो। तो आप ऐसा कुछ कि मैं जिस दिन ये कर लूंगा, जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि साहब हैप्पीनेस इज अ वाइड लैंग्वेज। या बिल्कुल, जैसे आप कई लोग सोचते हैं कि जिस दिन मैंने ये कर लिया उस दिन मैं मानूंगा मैं सक्सेसफुल। ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं कि जिस दिन मैंने 100 करोड़ रुपए कमा लिए उस दिन मैं पागल है कि चलो लाइव क्लास चल रही है, माइक ऑन होगा तो पूरी आवाज रिकॉर्ड। अरे जी माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो आप डिसाइड करो कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्टिव आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आप सोचते रहेंगे मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, क्या करना है ये नहीं समझ पाओगे कभी भी, ठीक है। तो पहले वो डिसाइड करो। और हर दिन, देखिए हर दिन कुछ बेटर होना चाहिए। एक छोटी सी बात कहूँ मैं आपको, मैंने कल परसों ही सुनी है कहीं पे, कि ऐसा नहीं है कि आप बोले कि सब आज से 8 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जाके मैं हैप्पी होऊंगा, उस दिन मुझे ये अचीव होगा। या कुछ अचीव होने पे ही मैं हैप्पी होऊंगा। आपका हर दिन आपके पिछले दिन से बेटर होना चाहिए। आपका अगर प्रेजेंट पास्ट से बेटर नहीं है तो आप गलत ट्रैक पे हो। अगर आपका प्रेजेंट आपके पास्ट से बेटर नहीं है तो आप गलत ट्रैक पे हो। ओके। ऐसे जरूरी नहीं है किसी के पास पिताजी का पैसा हो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कल जितने थे आज उससे ज्यादा होने चाहिए, आज जितने हैं कल उससे भी ज्यादा होने चाहिए। कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। पैसे में, खुशी में, मन की शांति में। ओके, चलिए आगे एप्पल कंप्यूटर्स का भी दे रखा है, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। टू ऑफर द बेस्ट पॉसिबल पर्सनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सबसे बेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, और जितने ज्यादा लोगों के लिए ये हम फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें उतने लोगों के लिए हम ये प्रोवाइड करवाएं। तो ऐसे अलग अलग कंपनियों ने अपने अलग अलग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखे हैं। आपको अगर ध्यान हो तो धीरू भाई अंबानी नाम सुना है? धीरू भाई अंबानी का एक सपना था,
धीरू भाई अंबानी का एक सपना था, अगर आपको याद हो तो पता है किसी को? उसका ये सपना था कि इंडिया में गरीब से गरीब इंसान के हाथ में फोन हो। उसका ये सपना था कि इंडिया में गरीब से गरीब इंसान के हाथ में फोन हो। मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए उसने शुरू में, अगर आपको ध्यान हो तो, 500 रुपए में मोबाइल फोन लॉन्च किया था। जब मोबाइल का बूम आया था, अप्रोक्स 2001 टू, एट दैट टाइम उसने 500 रुपए में मोबाइल लॉन्च किया था कि आपको 500 रुपए में मोबाइल लेना है और R2R फ्री भी दूंगा मैं आपको। क्योंकि वो चाहता था कि इंडिया में हर इंसान के पास फोन हो, और उन्होंने करके भी दिखाया काफी हद तक ये काम। समझ गए? इसलिए कुछ करना है तो बहुत सी चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा कुछ भी। चलिए आगे बात करते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर, नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कॉर्पोरेट कल्चर। अब कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या है? देखिए, कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब है कि आप हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके काम करने की कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ उनके बिलीफ होते हैं, कुछ उनके बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, मतलब कई कंपनियां ये होती है जो फेयर काम करती है, वो कहते हैं हम किसी तरीके का ऐसा काम नहीं करते जो किसी के लिए नुकसानदायक हो, चाहे प्रॉफिट कम हो और चाहे ज्यादा हो। तो वो उनके वैल्यूज हैं। ठीक है, उनका बिहेवियर है, उनके बिलीव्स हैं। ठीक है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट बनाती है, वो कहते हैं साहब हम फॉरेन प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि हम इंडिया के लोग हैं और इंडिया को ही प्रमोट करना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के खुद के अपने वैल्यूज, खुद के अपने बिलीव्स और खुद के अपने बिहेवियर हो सकते हैं। ठीक है, और वो लोग उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, अपना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एक पर्सन है रतन टाटा, नाम सुना होगा। ठीक है, अभी 1500 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं फॉर कोविड। समझ गए? ये ऐसे लोग हैं जिनको पैसे से मोह नहीं है, काम करते हैं, अच्छे से करते हैं और लोगों के लिए उसको खर्च भी करते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर यूनाइट्स द इंटरप्राइजेज एज ए फैमिली। ठीक है, एंड डेवलप क्लोजनेस ऑफ फीलिंग अमंग लाइक फैमिली। मतलब जैसे अपन कहते हैं वी एस फैमिली। ठीक है, तो कल्चर ऐसा बनाया जाता है जिसके अंदर आने वाले हर कस्टमर को, हर एम्प्लॉय को और हर स्टाफ मेंबर को ये लगता है कि मैं एक फैमिली का हिस्सा हूँ। ठीक है, उसको एज ए स्टाफ ट्रीट नहीं किया जाता, उसको एज ए एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किया जाता और उसको एज ए कस्टमर ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है, पुराने जो लोग हैं, जो पुराने बिजनेसमैन हैं, वो ये इस चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं और वो इस तरीके से काम करते हैं। ट्रेडिशनल सक्सेसफुल कंपनी ऑफ्टन बूस्ट अबाउट आवर accomplishment our accomplishment and my future my failure, सॉरी। मतलब जब भी कोई चीज अच्छी होती है तो वो कहते हैं कि हमारी कंपनी के सब लोगों ने मिलके इस चीज को अचीव किया है। ठीक है, और जब कोई चीज गलत हो जाती है तो वो कहते हैं कि ये मेरी कमी थी, मेरी गलती थी, मेरी वजह से ही हो गया। मतलब आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते,
आप उनको सक्सेस का क्रेडिट देते हैं और फेलियर का क्रेडिट खुद लेते हैं, तब जाके फैमिली की फीलिंग आती है। ऐसा नहीं कुछ हो गया और आप जाके अपने एम्प्लॉय पे चिल्ला रहे हैं कि भाई तेरी वजह से ऐसा हो गया, तूने कर दिया एक्सेट्रा, वो नहीं है। ठीक है, देखो अनसक्सेसफुल कंपनी के 3 R बताए हैं, 3 Rs, कि एक अनसक्सेसफुल कंपनी में क्या हुआ है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये चैप्टर जस्ट ए फिलोसफी चैप्टर है, जैसा फिलोसफी में होता है। तो बोल रहा है कि अनसक्सेसफुल कंपनी जनरली 3 R पे काम करती है। पहला, रेजिस्टेंस, मतलब किसी भी काम को रोकना, काम करने से रुकना, काम करने से मना करना, हर काम में कमी निकालना, इस तरीके की बातें करते हैं। ठीक है, तो वो कंपनियां अनसक्सेसफुल हो जाती हैं। दूसरा बोला गया है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब होता है बोल सकते हैं कि किसी को लेके जिनके मन में ऐसा हो कि भाई विरोध हो या नाराजगी हो, ऐसा बोल सकते हैं। भाई आपने किसी से कुछ कहा या किसी के साथ आपकी डील नहीं बनी और आप उसके साथ ये हो जाते हैं कि अब तो मैं तुझे बताऊंगा या आज के बाद मैं तेरे साथ बिजनेस नहीं करूंगा एटसेट्रा, वो चीज हो जाती है रिसेंटमेंट। और रिवेंज का मतलब हो जाता है बदला, कि अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, अब तेरे साथ मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो ये जो लोग फॉलो करते हैं वो लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रहे। ओके, आगे बात समझ में? बोलिए भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक रतन टाटा का रेंज रोवर का किस्सा सुना हुआ है आपने, पढ़ा हुआ है सबने स्टोरी? रतन टाटा का रेंज रोवर का किस्सा सुना हुआ है आपने? नहीं सुना हुआ? फोर्ड का, फोर्ड फोर्ड जो कार आती है उसका किस्सा। रतन टाटा को अपनी कंपनी बेचने के लिए फोर्ड के पास गए थे और फोर्ड ने मजाक उड़ा के उनको वहां से भगा दिया था कि भाई आपकी कंपनी तुम्हें काम आता ही नहीं तो किया क्यों तुमने स्टार्ट, बेवकूफ हो तुम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, रतन टाटा ने कोई बदला लेने की बात नहीं की और थोड़े टाइम बाद उन्होंने फोर्ड को खुद परचेज कर लिया। तो सक्सेसफुल होने के लिए इन 3 चीजों से आपको बचना है। डन? ठीक है, आगे लिखा गया ऑलवेज विजिबल इन वर्कर्स एटीट्यूड। जैसा आपकी कंपनी का एटीट्यूड होगा वैसे ही आपके वर्कर का एटीट्यूड होगा, ये बात आप मान के चलना। ठीक है, क्योंकि आप अपने वर्कर को वैसे ही ट्रीट करने के लिए कहेंगे जैसे आपकी कंपनी की पॉलिसियां हैं, और कंपनी की पॉलिसी जैसी होगी जैसा आपका कंपनी का बिहेवियर है। ठीक है, तो आपका जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसका इफेक्ट सिर्फ आप पे ही नहीं पड़ता, आपकी पॉलिसी पे भी पड़ता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ता है और आपके एम्प्लॉय पे भी पड़ता है। ठीक है, सब लोगों पे आपके कॉर्पोरेट कल्चर का फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन सक्सेसफुल कंपनी है कस्टमर ड्रिवन कॉर्पोरेट कल्चर। मतलब अभी वही कंपनियां सक्सेस हैं जो कस्टमर के लिए सजग है, कस्टमर के लिए काम कर रही है, उनके लिए कस्टमर ही सब कुछ है, वही कंपनियां आगे हैं। आज कोई कंपनी अगर आपको कोई सर्विस नहीं देती तो आप तुरंत उसको खराब कंपनी बोल के बाइकआउट करने लग जाते हैं, सब इसका कमाल नहीं खरीदना, ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, इनका सर्विस सेंटर अच्छा नहीं है, इनका कस्टमर केयर अच्छा नहीं है।
ठीक है, तो आज की डेट में वही कंपनियां सक्सीड हो रही है जो कंपनियां कस्टमर की सारी बातें सुनती हैं, लिसन टू देयर कस्टमर, और उनके जो भी प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर इज अल्टीमेट की। अगर आप कस्टमर की समस्या सुन के उसको सोल्व करते हैं तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर को लेके कुछ बातें कही गई है कि आपको कॉर्पोरेट कल्चर में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? बताते जाएं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि फिलोसॉफी टाइप का चैप्टर है, ज्यादा करने में बोरियत आएगी। ओके, आगे लिखा है इट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द बिल्डिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। अब कॉर्पोरेट कल्चर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट को ध्यान रखना है कि हम कैसे कॉर्पोरेट कल्चर को अच्छा डेवलप करें ताकि हमारा कस्टमर बेस अच्छा रहे। पहला, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है? पहला लिखा गया है कमिटमेंट टू द ऑनेस्ट प्रोडक्टिविटी। ऑनेस्ट प्रोडक्टिविटी मतलब आप जो प्रोडक्ट बना के देंगे दैट विल बी गुड गुड क्वालिटी, प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड गुड लाइफ। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट बना के देंगे, खराब प्रोडक्ट नहीं देंगे। परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, अपना काम अच्छे से करना और आगे बढ़ना। ठीक है, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मिंग एंड इन्फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारी इंफॉर्मेशन हर जगह पे सेंटर्ड में है, इंटीग्रेटेड है। किसी को ये आप नहीं बोलेंगे कि साहब मुझे पता नहीं था आपकी प्रॉब्लम आई हुई है, मुझे तो अभी पता चला एक्सेट्रा, इस तरीके का कोई जवाब आप नहीं देंगे। आप प्रॉब्लम को लेंगे, उसको सोल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट लिखा है कंसिडरेशन फॉर अदर्स इन पार्टनरशिप विथ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं एज ए पार्टनर, एज ए ओनर, तो उनके साथ भी आप सही बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके साथ फ्रॉड या उनको कहीं पे लॉस दे दें आप। ठीक है, प्रिंसिप पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जब भी कोई पॉलिसी बनाएंगे तो अपने टीम मेंबर्स को, अपने स्टाफ मेंबर्स को, सबको साथ में लेके, सबकी राय लेके और सबका ध्यान रख के पॉलिसी को बनाएंगे, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, गुड एम्प्लॉय रिलेशन अच्छे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेफरेंस से किसी को रिक्रूट कर लिया फिर जो एलिजिबल था उसको नहीं किया, प्रमोशन नहीं दिया, ऐसे कोई भी आप काम नहीं करेंगे। गुड डिसीजन एंड टाइमली एक्शन, अच्छे डिसीजन और एक्शन टाइमली लेना। क्वालिटी कॉन्शियसनेस मतलब क्वालिटी को लेके आप काफी अलर्ट रहेंगे, कहीं पे भी क्वालिटी बिगड़नी नहीं चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे में ट्रस्ट बना के रखेंगे, मतलब कस्टमर का आप में ट्रस्ट होना चाहिए और आपका कस्टमर में ट्रस्ट होना चाहिए। अगर कस्टमर आके शिकायत कर रहा है तो आप ये नहीं कहेंगे कि सब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो सब कुछ बढ़िया है, तुम ही गड़बड़ो, जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं कहेंगे। आप उसकी बात सुनेंगे, अपने स्टाफ मेंबर से उस चीज को सोल्यूशन मांगेंगे और उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक आउटलुक, आगे की देख के चलेंगे कि इन फ्यूचर हमें क्या करना पड़ेगा और क्या करना पड़ सकता है। ठीक है, हेल्पफुल नेचर, इंटर इंस्टीट्यूशनल और टुवर्ड्स नेबर, एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और जो भी आपके नेबर्स हैं, नेबरहुड का मतलब जो आपकी आपसे कॉम्पिटिटिंग कंपनियां हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है, जो एनवायरमेंटली आपसे कनेक्टेड हैं वो बोल सकते हैं, उन लोगों के साथ भी आप हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, क्लीनिनेस, टाइमलीनेस, फ्रूटफुलनेस, ओपन होम मतलब कि आप सब काम टाइम से, ईमानदारी से, अच्छे से, नई एनर्जी के साथ और सफाई से करेंगे। कहीं पे भी आप ऐसा नहीं दिखाएंगे कि मुझे सिर्फ मुझसे मतलब है, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है, इस तरीके की आप बात नहीं करेंगे। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर है सबके? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा कॉर्पोरेट सर्विसेज। अब देखिए कॉर्पोरेट सर्विसेज का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि कई एक तरीके के जो बिजनेस होते हैं ना, एक तरीके के बिजनेस, वो लोग मिलके कुछ स्ट्रेटेजियां बनाते हैं फॉर होल इंडस्ट्री, खुद की पूरी इंडस्ट्री के लिए। जैसे मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री वाले अलग अलग प्रोड्यूसर हैं, अलग अलग डायरेक्टर्स हैं, पर वो सब लोगों ने मिलके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बना रखे हैं कि हम लोग ऐसे काम करेंगे, ताकि बाहर का कोई इंसान उन्हें परेशान ना कर सके। ठीक है, जैसे आपने जनरल लाइफ में देखा होगा, व्यापार मंडल वाले होते हैं, तो वो लोग अपने पूरे एरिया में जितने भी शॉप होती है उन सबको साथ में लेके कुछ पॉलिसीज बना लेते हैं, ताकि बाहर का कोई इंसान उन्हें परेशान ना कर सके। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलर टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सिमिलर इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, वो अपनी इंडस्ट्री को लेके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हैं, ताकि वो अपना काम आराम से कर सकें, दूसरी इंडस्ट्री जो है वो उनको परेशान ना कर सके। क्योंकि अगर आप आपस में ही लड़ेंगे तो दूसरी इंडस्ट्री उसका फायदा उठाएगी और वो आपको पीछे कर देगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, तो जयपुर में एक मार्केट है जयंती बाजार, जानते हैं? जयपुर में एक मार्केट है जयंती बाजार। अब वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और वो लोग ये सोचते हैं कि सब इलेक्ट्रॉनिक जो ऑनलाइन बिजनेस है उसने हमारे को बड़ा नुकसान दे रखा है। ऑनलाइन बिजनेसमैन जो है ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन्होंने हमें बड़ा नुकसान दे रखा है। तो वो लोग सब लोग मिलके हर ओकेजन पे कुछ ना कुछ स्कीम निकालते हैं कि 10% ऑफ देगा हर दुकान वाला, या फिर हम ऐसा डिस्काउंट देंगे या ऐसे पॉलिसी लाएंगे। तो वो कुछ ना कुछ पॉलिसी सब लोग मिलके बनाते रहते हैं, ताकि उनको बाहर वालों से नुकसान ना हो। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कॉर्पोरेट सर्विस के अंदर भी यही किया जाता है, बाहर वालों से बचने के लिए सब लोग मिलके कुछ काम करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, द टर्म कॉर्पोरेट सर्विस रेफर टू द combining operation with another competitor in the same industry to increase the competitive strength and lower competition amongst industry rivals। ठीक है, कहने का मतलब आपने कुछ रेट फिक्स कर दी कि भाई इस रेट से कम में हम काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सारे सीए कह दें, आज सारी सीए फर्टर्निटी मिलके ये कह दें कि हम टैक्स ऑडिट, ठीक है, या फिर हम जीएसटी ऑडिट एक अमाउंट से कम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कह दिया कि जीएसटी ऑडिट 20,000 से कम नहीं करेंगे, कोई भी सीए नहीं करेगा। ठीक है, तो वो उनकी यूनिटी बन जाएगी और जिसका फायदा उनको मिलेगा, कस्टमर उनको किसी तरीके से ये नहीं कह पाएगा कि सर वो तो 2,000 में कर रहे हैं, वो तो 4,000 में कर रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो नहीं हो पाएगा। ओके तो इसलिए एक इंडस्ट्री में जितने लोग होते हैं वो सब मिलके ये काम करते हैं। अब इसके फायदे की बात कर लेते हैं, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये आप पढ़ लेना एक बार चाहे। ठीक है, एडवांटेज की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी गेन, कॉस्ट सेविंग, क्योंकि अब आपको उन चीजों पे ध्यान नहीं देना कि बाहर वाले इंडस्ट्री वाला मेरे साथ कोई स्ट्रेटेजी कर देगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो चीजें आपकी खत्म हो जाती है। कुछ काम अपर लेवल पे हो जाते हैं। अब कुछ काम, ये जो कमिटी आपने बनाई है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर आपने बनाई है, जो मिलके काम किए, वहां पे हो गया कुछ काम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे अभी मैंने बताया जयंती बाजार। ठीक है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलके बोलता है कि इसमें लाइटिंग हम करेंगे, दिवाली पे इसमें जो लाइटिंग होगी वो हम करवाएंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीब्यूशन सबका होगा, पर हम मैनेज करेंगे उसको। ठीक है, यहाँ की पार्किंग को हम मैनेज करेंगे। इस तरीके से इन्होंने कुछ एजेंडे खुद अपने हाथ में ले लिए। तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल शॉपकीपर के लिए टेंशन खत्म होगी। ठीक है, तो वो अपना ध्यान प्रोडक्टिविटी में लगा पाएगा, साथ में काम होगा तो कॉस्ट सेविंग होगी, सर्विस इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, स्टॉक कम रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको कोई गोडाउन या कुछ फैसिलिटी मिल जाए एक्सेट्रा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, हायर एफिशिएंसी होगी और क्रिटिकल डिसीजन लेने में मदद होगी।
क्योंकि अब आपके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, आप अकेले नहीं है, कोई आपके साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको कॉर्पोरेट सर्विसेज के फायदे हो जाते हैं। बोलो जी, बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ तक ही करो आज, क्योंकि ज्यादा फिर बाद में ओवर होने लग जाएगा। यहीं तक करते हैं हम, बाकी करेंगे कल। डे 1 तक यहीं तक करेंगे। यहाँ तक